इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चैप्टर 1 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का इंट्रोडक्शन एंड प्रॉबेबली अप टू द असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। सो बिफोर मूविंग ऑन हम लोग ये समझते हैं कि ये जो चैप्टर है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इस जो चैप्टर का नाम है इसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको टर्म बाय समझ लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। वेरिएशंस क्या हैं? जो अलग अलग हो जाती हैं, जो चीज़ें अलग अलग है वो रेफर करता है वेरिएशंस में। एंड एट्रीब्यूट्स हमारे हो जाते हैं फीचर्स। सो यहाँ पर जो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, इसका मतलब हो गया कि जो डिफरेंसेस होते हैं जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं। साइकोलॉजिकल में हमारी आ जाती है इंटेलिजेंस, आ जाता है पर्सनालिटी, आ जाता है वैल्यूज़, आ जाते हैं एप्टीट्यूड, आ जाता है। ये सब हमारे आ जाते हैं साइकोलॉजिकल में। तो किस तरीके से जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफ़र करते हैं क्योंकि जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं वो अलग होते हैं। जो एक इंडिविजुअल होता है उसी के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। कि हो सकता है कि जो दो पर्सन है, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर सेम हो, बट जो उनका बिहेवियर है वो अलग होता है। वो जो अलग होता है बिहेवियर, वो हमारा होता है बिकॉज ऑफ दी वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं ह्यूमन फंक्शनिंग में। जहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो ये ऑटोमेटिकली मीन करता है कि ये किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पर बात आ जाती है हमारे ह्यूमन बिहेवियर की कि जो हमारा रिस्पॉन्स का पैटर्न होता है किस तरीके से डिफ़र होता है हमारे इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की। ये जो भी साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, हम इन्हें स्टडी किस तरीके से करते हैं। एंड देन मेनली इंटेलिजेंस एंड दी अदर मेन एट्रीब्यूट्स। सो फर्स्ट वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। जो भी दो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कभी भी सेम नहीं होते। जो भी दो इंडिविजुअल्स हैं वो सेम नहीं होते। और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं? हमारे साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की वजह से, और दूसरे हमारे हो जाते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। एक रहता है साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि बताया कि जो हमारे इंटेलिजेंस वगैरह होते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिकल। एंड एक होता है फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं हाइट, आ जाता है वेट, आ जाता है कॉम्प्लेक्शन, आ जाता है, जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो जाता है कि ये रेफ़र करता है हमारी डिस्टिंक्टिवनेस, हमारी अलग अलग जो पहचान हो जाती है, जो हमारा अलग अलग रिस्पॉन्स करने का पैटर्न हो जाता है। और जो वेरिएशन होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे खुद के करेक्टरिस्टिक्स में और हमारे बिहेवियर पैटर्न्स में। बिहेवियर पैटर्न्स का यहाँ पर सीधा सा मतलब होता है हमारा रिस्पॉन्स पैटर्न, कि हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो हमारा कहलाता है बिहेवियर पैटर्न्स, कि हम लोग क्या रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा एक सिचुएशनिज्म होती है, कि एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम लोग होते हैं, एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर हम लोग प्रेजेंट होते हैं, और उस सिचुएशन की वजह से क्या है, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो डिफ़र कर जाता है। कि जैसे कि एक एंग्री पर्सन है, एक पर्सन है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। बट जब ये जो पब्लिक में है, लाइक सपोज अब ये जो एंग्री इंडिविजुअल है ये एक 16 ईयर ओल्ड है, 11-12 का बच्चा है। तो जब ये अपने घर वालों की प्रेजेंस में है, जब ये टीचर्स की प्रेजेंस में है, तो क्या होगा, इसका अपने एंगर पे कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड ऑन दी अदर हैंड जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ है, जब ये अपने फ्रेंड्स के साथ होगा, तो जो इसका ये जो एंगर वाला रिस्पॉन्स है ये अलग होगा। तो ये जो डिफरेंसेस आ गए हमारे बिहेवियर में, हमारा जो एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स है, जो एक हमारा पर्टिकुलर फीचर है, जब हमारे उस फीचर में ही डिफरेंसेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, कि हम लोग किस सिचुएशन में फंक्शन कर रहे हैं, उससे हम लोग कहते हैं सिचुएशनिज्म। तो सिचुएशनिज्म है कि जब सिचुएशन की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो रिजल्ट करता है और चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि जो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव होता है वो व्यू करता है ह्यूमन बिहेवियर को रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, कि इंटरेक्ट किस तरीके से किया। जो एंग्री है ये हमारा क्या है, इंटरनल फैक्टर है।
और जो हम लोग टीचर्स की प्रेजेंस में बिहेव कर रहे हैं और जो फ्रेंड्स की प्रेजेंस में बिहेव कर रहे हैं, ये हमारे क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ये आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, ये हमारे बिहेवियर को बनाते हैं। तो ये हमारा सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव रहता है। उसके बाद आ जाता है कि जो भी अब हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग असेस किस तरीके से करते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर असेसमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जो असेसमेंट है वो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। असेसमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेप है टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अगर हम लोग किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले उसको असेस करेंगे, उसको एक नाम देंगे। कि जैसे कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पर हम लोगों ने उसकी इंटेलिजेंस को असेस किया। तो ये हमारी असेसमेंट होती है, ये फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पर हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड करते हैं। अब जो असेसमेंट है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फॉर्मल एंड अनदर वन इज़ इनफॉर्मल। असेसमेंट जो है दो टाइप्स की है। फॉर्मल जो होती है वो हमारी ऑब्जेक्टिव रहती है। ऑब्जेक्टिव का हमें पता ही है कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो सेम आते हैं। ऑब्जेक्टिव वो हो गया जहाँ पर हमारे रिजल्ट सेम रहते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड इनफॉर्मल हो जाती है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो हमारे असेसर के ऊपर डिपेंड करती है। जो पर्सन असेस कर रहा है उसके ऊपर हमारा रिजल्ट डिपेंड करेगा, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्टिव। तो जो असेसमेंट है वो दो टाइप्स की है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पर हम लोग फॉर्मल में स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स हो गई। ये सब क्या है, हमारे फॉर्मल असेसमेंट का टाइप होते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड जो इनफॉर्मल होती है वो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होती है एंड अनस्ट्रक्चर्ड होती है। यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने सिंपली किसी को ऑब्जर्व किया कि हमने देखा एक बच्चा है 16 साल का, वो क्या है, हमेशा गुस्सा होते ही गालियाँ देना शुरू कर देता है, अब्यूज़ करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर हमने उसको क्या कर दिया, असेस कर दिया कि ये जो बच्चा है ये बहुत ही ज़्यादा रूड है। तो वो हमारी इनफॉर्मल असेसमेंट कहलाती है। यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि डिफरेंस बताइए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट में। एंड ऑल्सो MCQs के फॉर्म में भी यहाँ से हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये किस टाइप की असेसमेंट है। सो ये रहता है हमारा असेसमेंट। उसके बाद है सम डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। डोमेन्स का यहाँ पर मतलब हो गया एरियाज और एस्पेक्ट्स। एरियाज हो गए कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस जो है वो एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है। ग्लोबल कैपेसिटी का यहाँ पर मतलब हुआ कि अगर हम लोग ऑल ओवर इंडिया एक उम्मीद करते हैं कि जो एक 5 साल का बच्चा है उसके अंदर किस टाइप की कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो चुकी हैं, उसके अंदर किस तरीके की सोशल स्किल्स, इमोशनल स्किल्स डेवलप हो चुकी है, तो वो हम लोग इस 5 ईयर से, चाहे ये अमेरिकन है और चाहे ये इंडियन है, हम इससे सेम उम्मीद रखेंगे। तो इसलिए हम इसको ग्लोबल कैपेसिटी कहते हैं कि ये एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है अंडरस्टैंड करने की कि किस तरीके से जो एक इंडिविजुअल है वो रैशनली सोचता है, वो किस तरीके से अपने आसपास की दुनिया को रैशनली सोचता है, अंडरस्टैंड करता है, और जो भी उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ करता है जब उसकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं। तो बेसिकली जो भी स्किल्स है वो किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, इन सब में क्या है, हमारे रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारी इंटेलिजेंस कहलाती है। उसके बाद जो इंटेलिजेंस है वो लिमिटेड नहीं है हमारी एकेडमिक सक्सेस के साथ। जो इंटेलिजेंस होती है वो बियॉन्ड दी एकेडमिक सक्सेस जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशंस तक रिलेटेड नहीं है, बट जो हमारी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस होती है उसके साथ हमारा जो इंटेलिजेंस है वो रिलेट रहता है। सेकंड आ जाता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब हो जाता है वो टैलेंट हमारा, वो स्किल हमारी जिसके साथ हम लोग बॉर्न होते हैं, इसके साथ हम लोग बॉर्न होते हैं। और ये जो बॉर्न है इसको हम लोग यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं अंडरलाइंग पोटेंशियल, कि हमारे अंदर क्या हम लोग किसी ऐसे पोटेंशियल के साथ बॉर्न हुए हैं कि हम लोग एक सर्टेन स्किल को एक्वायर कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पर क्या आ गया, एप्टीट्यूड हमारे अंदर किसका होना चाहिए, सिंगिंग का होना चाहिए, डांसिंग का होना चाहिए, म्यूज़िक का, सिंगिंग हो गया, स्पोर्ट्स का, ये सब क्या है हमारी इनबॉर्न स्किल्स होती है कि जिसके साथ हम लोग बॉर्न होते हैं। सो ये कहलाता है हमारा एप्टीट्यूड। उसके बाद जब हम लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग और हमें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है तब हम लोग अपने एप्टीट्यूड को अचीव कर पाते हैं। जो हमारा पोटेंशियल होता है हम उसको कब अचीव कर पाते हैं, जब हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिलती है। तो यहाँ से भी इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि पर्सन अपने एप्टीट्यूड को कब, अपने पोटेंशियल को कब अचीव कर पाता है, जब उसे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा बेसिकली क्या आ जाता है, प्रेफरेंस हो जाती है। इंटरेस्ट जो है वो हमारी प्रेफरेंस है कि हम लोग एक पर्टिकुलर टास्क में खुद को एंगेज करना चाहते हैं। कि अगर एक पर्सन है उसके अंदर मल्टीपल एप्टीट्यूड प्रेजेंट हो सकते हैं, कि उसके अंदर म्यूज़िक का भी है और उसके अंदर एकेडमिक्स का भी है। देखे हैं हमने, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं और उनके अंदर म्यूज़िक का भी होता है। चाहे वो कितनी कोशिश कर लें, वो एकेडमिकली चाहे वो सक्सेसफुल भी हैं, बट वो उसको एंजॉय तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर इंटरेस्ट है। तो एप्टीट्यूड क्या है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है किसी चीज़ को अचीव करने का, और इंटरेस्ट जो है वो हमें उस एप्टीट्यूड को एंजॉय करने की एबिलिटी देता है। कि अगर हम लोग अपने एप्टीट्यूड वाला काम विदाउट इंटरेस्ट करेंगे तो क्या है, हम उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे। इंटरेस्ट जो होता है वो हमें अपने एप्टीट्यूड को एंजॉय करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक तरीके से इंटरेस्ट क्या हो गया कि जो हमें अपने एप्टीट्यूड को एंजॉय करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। कि हम लोग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी होता है एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स। एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जो लंबे टाइम तक सेम रहते हैं। कि यहाँ पर क्या है, जो हमारा नेचर है वो सेम रहता है, जो इंटेंसिटी है इस नेचर की वो वेरी कर जाती है। इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर जाती है। कि अगर एक पर्सन है उसका नेचर क्या है, वो हेल्पिंग है, तो अब ये पर्सन अपनी हर सिचुएशन में ही हेल्पिंग रहेगा, चाहे इसको खुद को ही किसी चीज़ की ज़रूरत हो, बट ये सबसे पहले क्या है, औरों की मदद करने का सोचता है। तो वो क्या है, उसका नेचर हो गया। और जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाएगी। कि कभी कभी हो सकता है ये जो हेल्पिंग बंदा है ये खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उस केस में क्या है, ये दूसरों की हेल्प हो सकता है थोड़ा सा कम करे, बट जो इसका नेचर है वो सेम रहेगा। उसे हम लोग कहते हैं पर्सनालिटी। एंड्योरिंग करेक्टरिस्टिक्स जो एक इंसान को दूसरे लोगों से अलग करता है। तो पर्सनालिटी वो है जो दूसरे लोगों से हमें अलग करती है, और ये रिलेटिवली स्टेबल रहती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये हमें हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि जो एक इंसान है वो किस तरीके से फ्यूचर में बिहेव करने वाला है। उसके बाद जो लास्ट है वो आ जाती है वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमारी हो जाती है एंड्योरिंग बिलीव्स। कि हम लोग किस चीज़ को सही समझते हैं, किस चीज़ को गलत समझते हैं, और हम लोग किस टाइप के बिहेवियर में इंगेज होंगे, हमारा आइडल मोड ऑफ बिहेवियर क्या रहने वाला है। तो ये एक बिलीव्स है, हमारी एक जो मान्यता हो जाती है वो हो जाती है। और हम लोग किस तरीके के बिहेवियर में इंगेज करने वाले हैं, आइडल, कि हम लोग किसको राइट एंड रॉन्ग कंसिडर करते हैं, वो हमारा कहलाता है आइडल मोड ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर हमारा एक सेट ऑफ वैल्यूज़ तैयार हो जाती है, एक हमारा स्टैंडर्ड तैयार हो जाता है कि हम लोग किस तरीके के बिहेवियर में खुद को एंगेज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी अलग अलग चीज़ें आ गई। जो मेनली हमारे यहाँ पर हैं वो हैं 5 डोमेन्स। सबसे पहले था इंटेलिजेंस जो कहलाती है ग्लोबल कैपेसिटी। उसके बाद था एप्टीट्यूड जो होता है हमारा पोटेंशियल किसी काम को करने का। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आ जाती है हमारी प्रेफरेंस कि हम लोग किस टाइप के बिहेवियर में खुद को एंगेज करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी हमारे वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें औरों से अलग बनाते हैं, और ये सेम रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कि सालों सालों तक क्या है, हमारी पर्सनालिटी सेम रहती है।
और लास्ट में आ जाता है हमारा वैल्यूज़ कि हम लोग किस चीज़ को सही और किस चीज़ को गलत समझते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखने की ज़रूरत है कि जो एप्टीट्यूड होता है वो डिसाइड करता है हमारी लाइफ की सक्सेस को। इंटरेस्ट जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या हम लोग खुश रहने वाले हैं, क्या हमें सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली। पर्सनालिटी वो होता है जो हमें औरों से अलग करता है। वैल्यूज़ हो जाता है हमारा आइडल मोड ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पर एक एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है असेसमेंट मेथड्स। असेसमेंट मेथड्स होता है कि जो हमारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको असेस किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर है जहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो मेजर करते हैं हमारे डायमेंशंस को, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होती हैं जो जो हम लोगों ने अभी ऊपर स्टडी किया है। उसके बाद सेकंड आ जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में हम लोग 1-on-1 बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ये हमारा यूज़फुल होता है जब हम लोगों को कोई ओपिनियन कलेक्ट करना है, कभी हम लोगों को कोई सर्वे कंडक्ट करना है, तो उस केस में हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल होता है। उसके बाद आ जाता है केस स्टडी। केस स्टडी हमारी इन डेप्थ स्टडी होती है इंडिविजुअल की, जहाँ पर हम लोग इन डेप्थ बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के करेक्टरिस्टिक्स को। ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है क्लिनिकल सेटिंग में। क्लिनिकल एंड डेवलपमेंटल रिसर्च में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहता है केस स्टडी। उसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम लोग एम्प्लॉय करते हैं सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर, जहाँ पर हम लोग एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या ऑब्ज़र्व करना है, उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं और लास्टली हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये हमारी बनाती है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर क्या है, हमारे कुछ शॉर्टकमिंग्स रहती हैं ऑब्जर्वेशन में कि हम लोगों को यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है कि हमारा जो एक सेलेक्टेड बिहेवियर है वो कब अकर हो रहा है और हम कब उसको रिकॉर्ड कर पाएँ। तो इसी रीज़न की वजह से क्या होता है, मैनिपुलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। जो ऑब्जर्वर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा लिटिल कंट्रोल होता है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन सेटिंग है वहाँ पर ऑब्जर्वर का बहुत ही कम कंट्रोल होता है, उसको वेट करनी पड़ती है बिहेवियर के अकर होने की। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कभी कभी बायस भी हो जाता है, और जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव रिजल्ट्स भी यहाँ पर निकल कर आते हैं कि जो ऑब्जर्वर्स की एनालिसिस होता है वो अलग अलग हो जाता है एट टाइम्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट है जहाँ पर पर्सन, इंडिविजुअल अपने बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि पर्सन की थिंकिंग किस तरीके की है, वो उसका बिहेवियर पैटर्न किस तरीके का है, थिंकिंग पैटर्न किस तरीके का है, वो उस बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ रिपोर्ट।